अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आपके नए हफ्ते का आगाज हो चुका है या होने वाला है। दोनों सूरतों में हमारी तरफ से बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह करे ये दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा हो और ये हफ्ता भी आपके लिए बहुत अच्छा हो। जो पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर वक्त गुजर रहा है, दुनिया बहुत सारे मामलात में तरक्की कर रही है, मामलात को समझ रही है, मामला फहमी आगे बढ़ रही है। तारीखी तौर पर देखें तो बहुत सी कौमें ऐसी हैं जो आपस में लड़ती मरती रहती थी, और अब भी अगर आप बहुत से ममालिक में जाएं तो वहाँ पे आपको वो कॉलोनीज ऐसी मिलती हैं, वैसे दरवाजे मिलते हैं, ऐसी दीवारें मिलती हैं जो प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती थी, चूँकि इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा थी। दुनिया आगे जा रही है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा मुआशरा इस वक्त रिवर्स गियर पे जा रहा है, पीछे जा रहा है। लाहौर के अंदर जो कि पाकिस्तान का दिल है, इसका दिल है फिर जो मरकज़ी लाहौर का इलाका इचरा, यहाँ पे एक वाक़या पेश आया। सोशल मीडिया पे आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। वहाँ पे एक खातून थी जो अरबी रस्मुल ख़त से बना या उससे आरास्ता एक लिबास पहनकर अपने शौहर के साथ खाना खाने के लिए बाज़ार के अंदर गई। कुछ लोगों ने उनको देखा और उनको ये गुमान गुजरा कि जो अरबी रस्मुल ख़त वाला लिबास है शायद ये कुरानी आयात लिखी हुई है और ये खातून कुरान की बेहुरमती कर रही है। दर हकीकत वो इस बात से नावाकिफ़ थे कि ये एक लिबास है जो कि सऊदी अरब में या मिडल ईस्ट में लोग पहनते हैं, पाकिस्तान में भी पहनते हैं, और ये महज अरबी रस्मुल ख़त है। और फिर न सिर्फ उन खातून को हिरासा किया गया, खौफजदा किया गया, वहाँ पे पुलिस को आना पड़ा और उन खातून से माफ़ी मंगवाई गई, बाकायदा उनको बुर्का भी पहनाया गया कि उन्होंने ये लिबास क्यों पहना। और वो जो उनके लिबास के ऊपर अरबी लिखी गई थी उसमें अरबी ज़बान में खूबसूरत या हसीन लोगों के हवाले से वो अरबी में लिखा गया था। वो अरबी रस्मुल ख़त जो था जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो इस तरह के फ़ैशन ट्रेंड्स मौजूद हैं जिसमें शायरी या मुख्तलिफ चीज़ें लिखी जाती हैं लिबासों के ऊपर, और वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जब ये वाक़या पेश आया तो उन खातून को वहाँ पर जो पुलिस ASP थी शहर बानो नकवी साहिबा, वो वहाँ पर पहुँची। उन्होंने मॉब को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की और बड़े केले एहसन तरीके से उनको वहाँ से निकाला भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो हुजूम था या लोग थे उन्होंने इसको बेहुरमती समझी है, जो भी मामला हुआ जिसकी वजह से कयास पैदा हुआ। जी बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि जो साहब उस वक्त उन खातून को झाड़ रहे थे, उनको जबरदस्ती खड़ा हो कह रहे थे, उनको तल्ख अल्फाज से उनको याद करते, उनकी नीयत पे हमें शक नहीं है, लेकिन फिर वही साहब कह रहे थे कि हमें लगा ये बेहुरमती हो रही है, लेकिन असल में हमें अल्फाज समझने में गलती हुई। आप ये सोचिए, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आपकी उससे एक गलती की वजह से वो मॉब वहाँ पे उन पे अटैक कर देता, जो कि करने वाला था, और पुलिस ने बहुत प्रोफेशनली इस मामले को हैंडल किया, वी मस्ट अप्रिशिएट, तो एक जान या दो जानें चली जाती हैं और उसके बाद वाक़या क्या होता है कि जी बेहुरमती की गई, तो आपकी एक गलती किस हद तक मामलात को आगे लेकर जा सकती है। आपकी मजहबी अकीदत का एहतराम है, हम सब की मजहबी अकीदत का एहतराम है, लेकिन मामला फहमी बड़ी ज़रूरी है। अगर ऐसी कोई सूरत हाल आपको लगती भी है, हो सकता है कुछ ऐसा होता भी कि कोई बेहुरमती कर रहा होता, लेकिन इसका ये तरीका नहीं है। आप कानून मौजूद है, आप उस मौके पर खुद पुलिस को कॉल करें, उनको पुलिस के हवाले करें, और जिस तरह आपने बाद में मामला थाने के अंदर सेटल किया आप करें। लेकिन इस तरह एक खातून को या किसी भी खातून को हिरासा करना, हो सकता है कोई गैर मजहब खातून होती है और उसको ना पता होता कि वो कोई बेहुरमती कर रही है और आप उस पर चढ़ दौड़ते। तो इस्लाम ना हमें ये सिखाता है, ना हमारे माशरती रवैये ये सिखाते हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि तहम्मुल सबसे बड़ी कुव्वत है, सबसे बड़ी ताकत है जो इस्लाम हमें देता है। ऐसे मामलात को तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ निपटना चाहिए, और सबके मजहबी जज्बात का एहतराम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ, लेकिन अफसोस भी है कि हम माशरती या मुआशी तौर पर बजाय आगे बढ़ने के हम पीछे जा रहे हैं। और ऐसे वाक़यात ना, इसमें बर्दाश्त और वेरिफिकेशन करना बड़ा ज़रूरी है ऐसे मामलात के अंदर, कि किसी एक शख्स की गलती से अगर ये कोई मामला खुदा न खास्ता आगे बढ़ जाता है तो कितना बड़ा नुकसान होता है सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे। तो प्लीज़ अगर आप इस तरह का कोई भी सिनेरियो देखते हैं तो उसमें वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको लगता भी है तो एज़ इमरान सेठ के कानून मौजूद है, आप पुलिस को इतला दें, आप दीगर मामला दीगर फॉरम्स पर जाएँ और इसको आवाज़ उठाएँ, लेकिन इस तरह से मॉब को प्रोवोक करना ये किसी तौर पर भी जायज़ नहीं है। जी बिल्कुल। बस आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर पे बात करते हैं। आपको बताएं कि इंतखाबात हो गए, हुकूमत साजी का मरहला शुरू हो चुका है, हार जीत के दावे किए जा रहे हैं, इल्जामात लग रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, सियासी जमातें एक दूसरे के मैंडेट पे शकूक व शुबहात भी बरकरार है। और गुमान ये था कि इंतखाबात के बाद जो मुल्की सियासी मंजरनामा है उस पर जो धुंध है वो छट जाएगी और आइंदा बनने वाली जो हुकूमत है
मुल्की मसाइल का हल कर सकेगी, मगर सूरत हाल कुछ इसके बरक्स नजर आ रही है। हुकूमत साजी बनने का अमल तो दूर की बात है, या कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने से इनकार किया जा रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जी कौमी असम्बली इजलास बुलाने की एडवाइस पर दस्तखत में ताखीर का मामला सामने आ रहा है, और जराये के मुताबिक सदर मुमलिकत का मौकफ यह है कि कोई भी एडवाइस 15 दिन तक रोकने का आईनी इख्तियार रखता हूँ। दूसरी जानिब आइन के तहत कौमी असम्बली का इजलास जो 29 फरवरी को लाजमी बुलाने पड़ेगा, और गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली पर पहुंचने पर सेनेटर इसाक डार ने गुफ्तगू की और कहा कि आइन में वाज़ेह है कि 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। 21 दिन की आईनी मोहलत के हिसाब से 29 फरवरी आखिरी तारीख बनती है। मैं हैरान हूं इस बात पे कि सदर मुमलिकत अपने हर उस इख्तियार को जो आइन ने एज ए लिवरेज उनको दिया है मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये देखे बगैर कि क्या इसका कोई फायदा या नुकसान है। और अगर 15 दिन असम्बली को रोक भी लेते हैं वो, तो क्या उसके बाद ये इजलास नहीं होगा? क्या ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इलेक्शन का ये आगे नहीं बढ़ेगा? खैर, इसाक डार साहब की बात हम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सदर असम्बली पर कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आइन के मुताबिक खुद इजलास बुला सकता है। इस पर कानून क्या कहता है, हमने इसमें भी बात करनी है। देन पंजाब का वजीर आला आज फैसला होना है। मरियम नवाज यकीनी वजीर आला है, जोड़ उनका अब मियां असलम से नहीं है, राना आफ्ताब से है। जो आज होगा कौमी असम्बली में नून लीग को 220 से ज्यादा अरकान की रिपोर्टली हिमायत हासिल है। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है जिसके साथ तहरीक इंसाफ की भी उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, 100 के करीब हिमायती उम्मीदवार उनके हैं। मखसूस नशिस्तों के मामले पर फैसला आज इलेक्शन कमीशन ने करना है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की। अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है तो ये देखना होगा कि आगे मामला कैसे बढ़ते हैं। सियासी तौर पर तनाव बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, उनसे हम जरा जानने की कोशिश करते हैं वो हमें क्या बताते हैं और वो क्या सोच रहे हैं, खास तौर पर जो ऐवान सदर से ठंडी हवाएं नहीं आ रही, गर्म हवाएं चल रही हैं फिर फरवरी होने के बावजूद, इसकी क्या वजह? आमिर इलियास राना साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। क्यों नहीं कर रहे साइन आरिफ अलवी साहब? वैसे ही नहीं कर रहे या मसलहतन नहीं कर रहे? नहीं, मतलब वो एक पार्टी के वर्कर हैं और उस पार्टी में उन्हें वापस जाना है, उसके लिए वो हरकतें कर रहे हैं। और ये आज से नहीं कर रहे, वो पीडीएम के दौर में भी कर रहे थे। उन्होंने पहली आइन शिकनी जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखी जब असम्बली तोड़ दी उस वक्त की, फिर 2 ऑर्डिनेंसों का इनकार किया, फिर की, फिर अब तीसरी करने जा रहे हैं। तो वो समझते हैं कि शायद इस तरह करने से, जब वो कहते हैं कि आर्टिकल 48(1) के तहत मेरे पास इख्तियार है कि एडवाइस को 15 दिन रोक लूं, तो आइन का आर्टिकल 91(2) कहता है कि शेल लफ्ज लिखा हुआ है कि लाजमी इजलास 21वें दिन तक होगा और वो बनती है 29 फरवरी। तो जब दोनों चीजें आइन में हैं तो फिर लोग कहते हैं कि जी आर्टिकल 254 किसी भी ताखीर के अजाले का बायस हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ सदर मुमलिकत का इलेक्शन आ रहा है और ये मुफादात का टकराव है कि एक तो सदर का इलेक्शन पहले हो नहीं सकता था, इलेक्टोरल कॉलेज नहीं था जब ये 8 सितंबर को रिटायर हो गए थे 5 साल पे, और आइन के इख्तियार के तहत जारी है कि नया इलेक्शन जो सदर मुमलिकत का होना है आम इंतखाबात के 1 महीने के अंदर होना है, और वो 9 मार्च की तारीख तय है। तो सदर साहब ये चाह रहे हैं कि एक तो ये 15 दिन के नाम पे पार्टी में मेरा हो जाए, दूसरे वो केपी से कुमक चाहेंगे कि फिर वहां जब हुकूमत बन जाए जहां 28 फरवरी को इजलास होने जा रहा है तो मैं उसमें रुकावट डाल लूं केपी असम्बली के जरिए, जो बात डिजाइन की सूरत में सामने नजर आ रही है। अब गंडापुर साहब वजीर आला बनते हैं, वो क्या बिहेव करते हैं, लेकिन बिल्कुल बता दिया गया है, सदर साहब तक मैसेज पहुंच गया हुआ है कि जी फिर 29 को तो इजलास हो ही जाएगा। आपको याद होगा कि उस वक्त उमर सरफराज चीमा ओथ लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे हमजा शहबाज से, तो लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था और स्पीकर कौमी असम्बली ने जाके हल्फ ले लिया था, या चेयरमैन सेनेट ने, दोनों के लिए ऑर्डर किए थे कि कोई भी जाके उसमें ओथ लिख सकता है। तो अब ये तो रास्ता मौजूद है कि आप कितनी देर करेंगे। आपको कई दफा पार्टी की तरफ से मतून किया गया, खासतौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत, जब आपने खामोशी से एक तरीके से साइन भी नहीं किए, वक्त भी गुजार दिया और वो कानून भी बन गया। उसके बाद से खान साहब की हमशीरा ने इनके ऊपर इल्जाम लगाया था कि हमें उनके क्रेडेंशियल्स पर एतमाद नहीं रहा। अब ये एतमाद देने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। इनके बच्चे को शायद टिकट भी नहीं मिला था। अब ये चीजें देखने वाली बात है कि सदर साहब कब तक जिस मनसब पे बैठे हैं, जिसका ओथ लिया है, उसके साथ खेलते हैं। लेकिन ये आमिर इलियास राना साहब, ये पहली चीज तो नहीं हुई जो डिले हो रही है। मतलब आइन बहुत मुकद्दम है हमारे लिए, लेकिन आइन में पिछले कम से कम 6-8 महीने में जो सूरत हाल देखी है, 90 दिन में इंतखाब होने थे वो भी नहीं हुए, सदर मुमलिकत ने जाना था वो भी आपने खुद बताया नहीं गए, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। तो अगर आरिफ अलवी साहब बकौल आपके अपनी पार्टी पोजीशन बेहतर करने के लिए ऐसा करें तो रिवायत तो उनके पास बहरहाल मौजूद है, क्योंकि कानून में रिवायात का भी तो सहारा लिया जाता है ना। मुझे पता था आप ये सवाल पूछेंगे, इसीलिए मैंने आर्टिकल 254 इसीलिए बता दिया था कि वहां जहां पे डिले किया गया, ये लगता है यहां सदर की जात के मुफादात का टकराव मौजूद
है कि वो अपने इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं, कि उन्हें जाना है और उनका रहना 254 के तहत नहीं है, वो आइन की प्रोविजन है। जब तक नए सदर का इंतखाब ना हो मौजूदा सदर बरकरार रहेगा, वो नहीं है आइन शिकनी, वो बिल्कुल क्लियर आइन में लिखी हुई प्रोविजन है जिसके तहत वो बैठे हुए हैं। वो खुद से नहीं बैठ सकते, आपको पता है सदर नहीं कोई चीज कर सकते जब तक वजीर आजम की एडवाइस आर्टिकल 48(1) के तहत ना आ जाए। कोशिश जरूर करते हैं वो, उन्होंने गवर्नर डिले किए लगाने में, गवर्नर उतारने में डिले किया, जितना उनका इख्तियार था उन्होंने वो इस्तेमाल किया जब मीडियम गवर्नमेंट आई थी कि ये चीजें उन्होंने की हैं। अब जाते जाते वो सोच रहे हैं शायद पार्टी में मेरी वापसी हो जाए, जिस तरह वो कहते थे कि ईवीएम मशीनें इस तरह बना लें जिस तरह मैं अपने कराची के डेंटल क्लिनिक यहां बैठ के यानी सदर होते हुए अपने 3-4 क्लिनिक जो उनके हैं उनको मैं वॉच करता रहता हूँ। अच्छा। बस उनकी सोच वहीं तक मौजूद है। अच्छा आमिर साहब, अगर अब असेंबली के इजलास के हवाले से सदर साहब ने तो कह दिया है, अगर असेंबली का इजलास ना बुलाया जाए तो ऑब्वियसली इत्तेहादी जमातों को भी इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्होंने कहा है कि जी आइन शिकनी की जाएगी अगर सदर असेंबली का इजलास नहीं बुलाते। तो जो इत्तेहादी जमातें इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। देखें, अगर इतनी ही इत्तेहादी जमातों का होता तो इन्हें उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था आइन शिकनी की जो ऑब्जर्वेशन बल्कि फैसला आया था उसके ऊपर इन्हें आगे चले जाना चाहिए था। लेकिन अलवी साहब के लिए मुश्किलात बहरहाल ऐवान सदर के बाद हो सकती हैं जो उन्होंने यहाँ इकदाम किए हैं, क्योंकि सदर के तौर पर उन्हें हर किस्म के सिविल और फौजदारी केसेस में इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन जिस दिन वो सदारत से बाहर निकलेंगे तो वो इस्तिस्ना खत्म हो चुका होगा। फिर वो फेस कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे लड़ाई पॉलिटिकल बढ़ी तो उसका पहला निशाना सदर मुमलिकत खुद होंगे। ओके वो एक फिल्म थी महबूबा मान जाएगी, इसी उम्मीद पे एमकेएम के साथ हर पार्टी जो हुकूमत में होती है नेगोशिएशंस भी करती रहती है, बात भी करती रहती है, कभी हाँ कभी ना वाला फॉर्मूला है। अभी मैं मुस्तफा कमाल साहब का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम हुकूमतें भी लेंगे, बल्कि हमारी अखबार में भी आज छपा है कि हुकूमत का हिस्सा भी बनेंगे और इस फार्मूले के अंदर हम हैं, लेकिन फिर भी इबहम मौजूद है। खबर क्या है आपके पास, एमकेएम क्या सोच रही है? देखिए, एमक्यूएम क्या सोचेगी या नहीं सोचेगी, वो कहते हैं हम हुकूमती ताकत का हिस्सा है। अब है मुज़ाकरात के वो वजारतें कौन कौन सी मांग रहे हैं और उनको कौन सी मिल सकती हैं। पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब का होता था कि जी मुझे तो ये वजारतें, जैसे इस दफा उन्होंने कम्युनिकेशन पे हाथ रखा था हाउसिंग के साथ कि ये चाहिए वो चाहिए। अब आगे चीजें होनी है कि किस तरीके से एमक्यूएम मांगती है, उनके साथ जो लोग मौजूद हैं जिस स्पोर्ट से वो आए हैं वो उनको कितना सपोर्ट करते हैं इस दफा वजारत। अमूमी तौर पे तो पोर्ट एंड शिपिंग मांगते हैं वैसे एमकेएम वाले। इस दफा चूंकि दो चीजें हैं, एक तो पीपल्स पार्टी पहले मरहले में, मैं अब तक लफ्ज कह रहा हूं, पहले मरहले में वजारतों में नहीं आ रही, तो प्रेशर शहबाज शरीफ पे नहीं है कि जी हमें इनको ये वजारत देनी है। और दूसरे शहबाज शरीफ पे प्रेशर ये है कि जब आप कैबिनेट अपनी मर्जी की बनाने जा रहे हैं तो फिर आपको जब चाहे जितनी मर्जी मुश्किलात हो डिलीवरी करनी है। लोग सोच रहे हैं कि अब आप बहाने नहीं बनाएंगे, ना आपको बनाने चाहिए कि जी ये मुश्किल हालात जो भी है, आप वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, अब आप लोगों को मुश्किल से निकालें। तो ये बात शहबाज शरीफ के लिए बड़ी होगी कि एमक्यूएम को कहां एडजस्ट करें, ठीक है, एमक्यूएम कितना असर रखेगी वजारतों में, क्योंकि यही बातें होती हैं जिसकी वजह से पहले वो 84 अरकान तक कैबिनेट मामलीन खुसूसी की यानी एक फौज समेत वो पहुंच गए थे और जिसपे उन पर तनकीद होती थी कि एक तरफ आप कहते हैं हम तनख्वाहें नहीं लेंगे, ऑस्टेरिटी मैयत ले रहे हैं, लेकिन वजीरों की लाइन लगी है, बरात तो सबने ली, तनख्वाह ना लेना कौन सी कोई बड़ी बात है। तनख्वाह पे तो वजीर आज़म इमरान खान भी रोते थे कि मैं 2 लाख से मेरा गुजारा नहीं होता। ये अलग बात के उनके असासे भी कई 100 गुना बढ़ गए थे उस वजारत उज़्मा में, चाहे वो असासे बेच के घड़ियों के थे या जिसके भी थे। सर तनख्वाह पे हमारा भी नहीं होता और हमारे असासे भी नहीं बढ़े। आमिर भाई क्या करें, हम और आप किस चीज में आते हैं, महंगाई का शिकार, हम और आप इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप सियासी पार्टी बना लें। करें आपने नहीं वो आपके अंदर एक जिबलत मौजूद है, पार्टी आपकी भी मौजूद है। अच्छा आमिर साहब, एमक्यूएम इत्तेहादियों की बातें हो रही है, सारे सिनेरियो में एक मौलाना साहब भी होते थे, वो नाराज है, उनको भी जो बनाना है कोई मनाएगा उनको या वो नाराज ही रहेंगे? दो चीजें हैं, एक ये है कि क्या मौलाना परमानेंट बस मिस कर चुके या वो परमानेंट डेलिबरेटली उन्होंने कहा कि इस दफा जरा, क्योंकि उनके लोगों को भी बहुत ज्यादा वजारतों की आदत है और खास तौर पे मरकज से ज्यादा बलोचिस्तान के अंदर जहां पीपल्स पार्टी और बीएपी और नून जहां गवर्नरियां भी तय हो गई, अभी आप और हम हेडलाइन भी सुन रहे थे, जाफर मंदूखेल जो सूबाई सदर पीएमएलएन के वो गवर्नर आ रहे हैं, चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि जी मौलाना साहब वहां से बस मिस कर चुके। हाँ, हुकूमतें बन जाने के बाद जहां पीटीआई से बातचीत होनी चाहिए वहां मौलाना फजलुर रहमान से भी होनी चाहिए और तमाम उन सियासी जमातों से जो कॉम्प्रेस जमातें हैं, बलूचिस्तान में एहतजाज पे बैठी हैं, सिंध में जीडीए से,
ये शहबाज शरीफ साहब का फर्ज होगा कि अच्छा आमिर साहब, इंप्रेशन ये है, ये मौलाना साहब की कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल है, इंप्रेशन ये है कि मौलाना जो सिंध में एहतजाज कराची में कर रहे थे, बुनियादी तौर पे शायद वजह बलूचिस्तान ही है उसकी, चूंकि बलूचिस्तान में उनके पास सीटें भी बेहतर हैं, पहले से तो कम है पिछले इंतखाब से, लेकिन बेहतर हैं, तो उनका शायद फोकस ये है कि वहां पे हम थोड़ा बेहतर पोजीशन में आ जाएं, उनको उनकी जरूरत भी है वहां पे, जाहिर बात है, अपनी पॉलिटिक्स भी तो करनी है उन्होंने। तो क्या जरदारी साहब जो कि हुकूमत बनाने जा रहे हैं बलूचिस्तान में, वो मौलाना साहब को अकोमोडेट कर पाएंगे या करेंगे? मौलाना की जो बनती थी फितरी तादी, वो इस टेन्योर में जो पीडीएम की सूरत में था, जिसके वो सरबराह हैं, अभी पीडीएम का बाकायदा दुआए फातिहा नहीं पढ़ी गई, सरबराह तो वो उसी के हैं, तो उनका बनता था नून से, और नून में सागडार ने कहा हमने आपको 4 दफा कांटेक्ट किया, ये रिपोर्ट हो चुका हुआ है, और आपकी तरफ से जवाब नहीं आया, अब हम पीपल्स पार्टी के साथ दुआ खैर कर चुके। तो अब मौलाना बचे खुचे पे जाएंगे, बड़े ग्रैंड अलायंस में आएंगे, वो क्या करेंगे, या जो मैं समझ रहा हूं कि अगर उनके जहन में कोई बड़ी बात है तो वो होगा कि चूंकि पीटीआई उनके करीब आ चुकी भी है, तो जो कोई नया ग्रैंड मिसाक बनता है, चाहे वो आइन के अंदर तरमीम का हो, किसी चीज का हो, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हो, उसमें मौलाना ब्रिज बन सकते हैं पीटीआई के साथ, क्योंकि वहां से पहला राब्ता किया गया और मौलाना मिल चुके, जिसकी बुनियाद पे सारों की दुनिया भी हुई। लेकिन जो चीजें मर्जी हो जाए, जो बात आप कह रहे थे हमारे और आपके लिए, यानी आम आदमी के लिए क्या होगा, तो ये पीटीआई के लिए सुनहरी मौका है। जब आईएमएफ से डील करने जा रहे हैं तो उनके वजीर आला को साथ रखना होगा, तो वो शराइत लिखवा लें, 3 महीने के अंदर आईनी पैकेज करा लें कि आइंदा का इलेक्शन किस तरह का होना चाहिए, कि ना आप ये कहें कि हम आईएमएफ की मुखालफत करते हैं, लेकिन आप कहें कि हमें इलेक्शन शफाफ चाहिए। हम जो इतराज़ात समझते हैं, जैसे 30 सेकंड है, एक सेकंड, जैसे सदर साहब खेल रहे हैं ना गेम, और कोई भी सदर आइंदा ना खेल सके, सब चीजें क्लियर करा लें। ठीक है, तो ये सिर्फ 30 सेकंड है, फिर ये अगर इत्तेहाद, ये जो दूरियां कम हो रही हैं तहरीक इंसाफ और मौलाना की, तो तहरीक इंसाफ का वोटर इस चीज को सोचेगा कि कल तहरीक इंसाफ तो बहुत बुरा भला कहती रही है, बड़े डेरोगेटरी रिमार्क्स देती रही है, और आर्मी चीफ को कहना पड़ा था उस वक्त खान साहब को कि ना कहा करें मौलाना साहब को, क्यों बुरे अल्फाज से बुलाते हैं, तो ये वोटर सोचेगा इनका? वोटर किसी का भी नहीं सोचता, ये फॉलोइंग होती है लीडरशिप की, लोग उसके साथ चल पड़ते हैं। बस 1-2 दिन तनकीद किया ना, उसके बाद क्या हुआ है, कुछ भी नहीं। पिछली दफा वोटर ने रिएक्ट किया था जब असद कैसर साहब नमाज में नजर आए थे, इमामत कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान, और फिर इन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन आज वोटर बहुत चार्ज है, उसने समझा ये है कि मौलाना की शायद इमरान खान को जरूरत है, इसलिए जेल के पैगाम के बाद ये वहां पहुंचे। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। सुबह आपने हमें ज्वाइन किया। आमिर इलियास राना साहब हमें अपने सियासी ख्यालात से आगाह कर रहे थे, और खबरें भी ऑब्वियसली कुछ दे रहे थे कि क्या है उनके पास, इस पर बात करते रहेंगे। हम एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें आज बात हो रही है कि क्या सकाफत को माइनस करके किसी इलाके की सैर सियाहत की जा सकती है। देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश पे। मुस्तनसर हुसैन ताहिर साहब रोज़ाना सुबह माल्टन पार्क लाहौर में सैर करते हैं और हम उनसे एक सवाल पूछते हैं। आज का जो सवाल है वो सियाहत के हवाले से है। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया। सियाहत के हवाले से 2 बड़ी नुमायाँ जहतें हैं। एक तो ये है कि आप जब सियाहत के लिए जाते हैं तो लैंडस्केप देखने जाते हैं, मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने जाते हैं, और सियाहत की एक दूसरा जो रुख है और या दूसरी जो बड़ी नुमायाँ जहत है वो ये है कि आप दूसरे कल्चर्स को देखते हैं, दूसरी सकाफ़तों को देखते हैं, और दूसरे अजनबी रहन सहन को देखते हैं, अजनबी पहनावों को देखते हैं, ज़ुबान को देखते हैं, अजनबी फूड जो है उसको टेस्ट करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें भी इसका हिस्सा है, और ये दोनों बड़ी डिफरेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ लैंडस्केप देखने के लिए जाते हैं, कल्चर को माइनस कर देते हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये दोनों जहतें जो हैं ये लाज़िम व मलज़ूम नहीं है? बेसिकली ये है कि कुछ लोग सिर्फ ट्रैकर्स हैं, यू आर वेरी राइट, और वो इंटरेक्शन उनका नहीं होता लोकल से। लेकिन लोकल जो हैं, जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, झीलों के किनारे, दरियाओं के किनारे, मसलन आप दरिया सिंध को आप नहीं जान सकते जब तक कि वहाँ जो मुहाने हैं किश्तियाँ लेके, और वो किश्तियों में रहते हैं और उनकी नस्लें वहीं पे पैदा हुई हैं, तो आप सिंध को नहीं समझ सकते जब तक कि आप उनकी ज़िंदगी को ना समझ सकें। जो मैं तो पहाड़ों के बारे में बात कर सकता हूँ, बाकी दुनिया की भी हो सकती है, कि वहाँ भी जो लोग रहते हैं वो मानवीयत देते हैं वो पूरी लैंडस्केप, यानी आपको समझ आती है कि ये लोग यहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनका आपस में नेचर के साथ क्या ताल्लुक। अच्छा, जब अशकोले गए हैं तो ओरिजिनल हालत,
और उसकी जो थी उसमें वही पुराने मकान सारा कुछ, और वहाँ पे ख़वातीन आई जो मैंने अपने एक सफ़रनामे में लिखा था, और उन्होंने घरेलू चीज़ें बनाई हुई थी। और वो घरेलू चीज़ें किस चीज़ की थी? ऊन की, और उसके बाद जो मारखोर के चमड़े की, छोटे छोटे शूज़ थे, हार थे, दस्ताने थे। अब वो सारा जो था वो कल्चर प्रेजेंट कर रहा था उस खित्ते का, आउटसाइड उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता टूरिस्ट की यलगार से वो भी ख़त्म हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि लैंडस्केप जो है उसका अपना है, एक मतलब हुस्न कह लें या उसका और जो है, और उसमें जो रहने वाले हैं उनके बगैर आप उस लैंडस्केप को समझ नहीं सकते। इसलिए ये दोनों का जो है ना इम्तजाज, ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, आप जाते हैं मतलब कि मुख्तलिफ ट्रैक्स पे जाते हैं, फार ऑफ जगहों पे जाते हैं, चलिए फार ऑफ जगह पे जाते हैं तो आपके साथ जो हैं पोर्टर वो तो मुकामी, वो तो वहीं के रहने वाले। अब मसलन स्विंज था, जब हम जा रहे थे क्रोमर की जानब, तो स्विंज में रात को एकदम शोर सा बपा हो गया। अच्छा, हम सारे उठ खड़े हुए जो भी 5-7 मेंबर थे कि क्या हुआ। हमने बाहर निकल के देखा तो वो जो पोर्टर थे उन्होंने जितने हमारे पास बर्तन थे उनको बजा रहे थे और शोर मचा रहे थे और अपनी ज़ुबान में कुछ कह रहे थे। तो एक खौफजदा सी कैफियत हम पे कि ये पता नहीं क्या विपता आन पड़ी। तो हमने उनसे पूछा कि क्या मसला क्या हुआ। कहने लगे जी जिन आ गए। दे वर टोटली कन्विंस्ड कि वहाँ जिन आ गए। और इसीलिए आप देखें ना कि नॉर्थ की जो जितनी भी है दास्तानें, लोक दास्तानें, उनमें जिन्नों का, परियों का, पिछल पैरियों का बहुत ज़्यादा अमल रखा है और बड़ी बड़ी लंबी दास्तानें हैं। और हम तो इसी नतीजे पे पहुँचे कि क्योंकि हाइट होती और हाइट पे इंसान के खलिए जो हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो तरह तरह की चीज़ें उसमें आप वो जन्म लेती हैं, फैंटसीज। ये जो लोग कई दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और दिमाग के खलियों को जो तबाह करती हैं, तो इसलिए क्योंकि वो आपस में इंटर एक्शन उनका होता है, वो ख़राब होते, तो आपको वो शक्लें नज़र आती हैं जो आपने ज़िंदगी में नहीं देखी। तो जो पहाड़ों के, बुलंद पहाड़ों के रहने वाले हैं, उनके ये परमानेंट कैफियत। अब उसमें वो जो है वहाँ पे जो किस्मत का हाल बताते हैं शामिन, अब शामिन का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा फैसिनेटिंग है। मैं उसको उसी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि लैंडस्केप और कल्चर को आप अलग-अलग देख सकते हैं, परख सकते हैं, लेकिन ना सिर्फ कल्चर को ऑब्ज़र्व करने से उस लैंडस्केप की समझ आएगी, ना सिर्फ लैंडस्केप में जाने से उस पर पूरा जो उसकी तस्वीर है वो आपके सामने आएगी, जब तक ये दोनों का इम्तजाज ना हो। मसलन मैं एक अमेरिकन ऑथर को मिला था इंसान, और शायद कमरीश या ऊपर को गाँव था, वो वहाँ पे एक खातून बुढ़िया को मिल के आ रहा था। तो उसने मुझे बताया कि वो किस्मत का हाल बता सकती है। मैं 2 साल पहले यहाँ पे आया था, एंड वो पढ़ा लिखा आदमी था, ऑथर था, ये नहीं है कि भाई को ज़ईफ़ुल इत्क़ाद शख्स था। तो उसने कहा कि मैं उस बिटिया से मिला हूँ और वो अंग्रेज़ी नहीं जानती थी, ट्रांसलेट हो रहा था। तो उसने मुझे कहा था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, और वाकई मेरी शादी नहीं हुई थी। तो उसने कहा कि तुम्हें विद इन ए ईयर एक कोई दावत होगी, उसमें एक लड़की मिलेगी जिसके साथ तुम शादी करो। कहता कि मैं वापस चला गया और न्यूयॉर्क में कोई ऐसी कोई महफिल थी जहां मैंने एक खातून को देखा और उसके इश्क में मुब्तला हुआ और उसके साथ शादी मैंने कर ली। तब मुझे याद आया कि कमरीश की बुढ़िया ने ये बात की थी और मैं उसका शुक्रिया अदा करने गया। चुनांचे बहुत वसी है। अब हम चित्राल की तरफ हम आएँ या बाकी जितने खित्तों की तरफ आएँ, इवन अगर ज़रा सा बाहर निकल जाए तो अफ़गानिस्तान की तरफ जाएं, आप देखें उनका जो कल्चर है, मतलब कि बुज़कुशी अपनी जगह और उसकी डेसोलेशन अपनी जगह। ईरान में भी इसी तरह ही है। तो ओवरऑल ये जो मुल्क है पहाड़ों से हट के, ईरान है, तुर्की है, सीरिया, ये इनको तो आप समझ ही नहीं सकते
जब तक आप उनका कल्चर ना समझ सकें। और वो एक आखिरी मिसाल देता हूँ क्योंकि वक्त कम है कि जब हम चाइना गए तो वहाँ पे बड़ी न्यूजिया मॉस्क है बीजिंग में, 650-700 साल पुरानी है। अब वहाँ पे गए तो वो बिल्कुल पगोडा टाइप बनी हुई थी ऊपर से, ये वाला नहीं था क्योंकि मस्जिदों का माइंड यू मस्जिद हैज़ नो डेफिनेट आर्किटेक्चर। ये लोग जो कहते हैं ना कि इसके मीनार होने चाहिए, फला होना चाहिए, ये मतलब है कि उनको दे आर नॉट अवेयर ऑफ द मतलब है कि जोग्राफिकल जो है सच्चाइयाँ उनसे। तो यहाँ पे तरशिंग में एक जगह मैंने मस्जिद देखी बिल्कुल पगोडा टाइप, क्योंकि उसका असर इधर भी आया। तो वो उस पगोडा टाइप थी और उसमें कॉर्नर पे बड़े बड़े शेर और बलाएं और पता नहीं क्या बुत बने हुए थे बड़े बड़े। तो हमारे एक दोस्त हैं, वो ज़्यादा ही कोई फंडामेंटलिस्ट थे, वो कहने लगे जी ये आपने क्या किया, ये क्यों, ये तो मस्जिद है, यहाँ बुत बनाए हुए। तो वो कहने लगे भाई ये हमारा कल्चर है, हम जब भी कोई इमारत बनाते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि इसको बलाओं से महफूज रखना चाहिए तो ये हम वहाँ बना देते हैं। तो उसने कहा फिर मस्जिद पे क्यों बनाई है? उसने कहा मस्जिद को हुई तो बलाओं को महफूज रखना चाहिए। चुनांचे ये कॉन्सेप्ट अब हमारी समझ में तो नहीं आता, लेकिन इस पार्ट ऑफ देयर कल्चर। और वो जिस तरह कहते हैं कि ये हमारा कल्चर है और ये हमारा मज़हब है, और इसको आप उस तरह मिक्स नहीं कर सकते। चुनांचे जब तक आप डेप्थ में ना जाएं उस कल्चर के और उनके खाने पीने की रवायात, उठने बैठने की। एक और मुझे याद आ गई आखिरी बात कि खुमैनी जब आए, जब तेहरान में आए एज ए फातेह और शाह साहब फरार हो गए, तो आते उन्होंने मुख्तलिफ अक़दाम किए और उसमें एक ये था कि ये नौरोज़ जो है ये पारसियों का त्यौहार है, ये हमें नहीं मनाना चाहिए, इस्लाम में नहीं मना। विद इन 1 year ही चेंज हिज माइंड। वेलकम बैक। बात करेंगे चोलिस्तान में धूल उड़ाती और फर्राटे भरती गाड़ियों की, जिनके शानदार मुकाबले हुए जीप रैली, जिसके बारे में हमने आपको आगाह भी किया था। उसका 5वां दिन प्रीपेड कैटेगरी के फाइनल मुकाबले मुनक्किद हुए। भावलपुर के जैन महमूद ने इस बार 462 किलोमीटर का ट्रैक 3 घंटे 51 मिनट और 42 सेकंड में तय करके मैदान मार लिया और यकीनी तौर पे उन्होंने चोलिस्तान के सुल्तान का टाइटल अपने नाम किया। दूसरे नंबर पर आए जनाब जाफर मक्सी साहब, जिन्होंने 4 घंटे 6 मिनट और 25 सेकंड में ये ट्रैक तय किया, जबकि साहबजादा सुल्तान की तीसरी पोजीशन रही। दिफाई चैंपियन थे फैसल शादी खेल, उनकी गाड़ी खराब हो गई और वो रेस से ही बाहर हो गए। स्टॉक कैटेगरी में बिलाल चौधरी ने 232 किलोमीटर का ट्रैक 2 घंटों 16 मिनट और 12 सेकंड्स में तय किया और पहली पोजीशन अपने नाम की। जबकि अगर हम खवातीन की कैटेगरी की बात करें तो इसमें माहम शिराज ने अपने टाइटल का भरपूर दिफा किया। ट्रक रेस है इनफैक्ट, और डर्ट बाइक्स के मुकाबले भी हुए और पाकिस्तान रेंजर्स के बैंड ने भी खूब रंग जमाया। जीप रैली के अख्ताम पर किला जो है वहां पे जीतने वालों को ट्रॉफीज और इनामात भी दिए गए। तो ये ओवरऑल चोलिस्तान जीप रैली के मनाजिर है और इस पर हमने बात भी की थी। हमारे साथ जहांगीर साहब भी आए थे जो टूरिस्ट सेक्रेटरी हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी इस हवाले से हमें बताया था कि रैली हर साल मुनक्किद की जाती है और इस जीप रैली के जो मनाजिर होते हैं ऑब्वियसली बहुत सारी दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। इस चोलिस्तान में जो पूरा फेस्टिवल होता है इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। हमने इसके विनर्स के हवाले से आपको बताया। हमें ब्रेक लेनी है? बिल्कुल, हमने ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। कीप वॉचिंग एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफेरा फैज आज हमें बता रही हैं लाहौर में सजे लिटरेरी फेस्टिवल का हाल। मैं मौजूद हूँ अलहमरा हॉल में, जहाँ पर सजा है शहर का सबसे बड़ा इवेंट लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल, जहाँ पर फनकार अपने फ़न का मुजाहिरा करते हैं। अदबी बैठक का एहतमाम होता है और होती है इल्म की बात। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पर सकाफत के मुख्तलिफ रंग बिखेरे जाते हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं और इस इवेंट का विजिट करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मिसबा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि बुक रीडिंग जो है वो ज़िंदगी के मकासद के हसूल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है?
जैसे कहते हैं ना, ज़िंदगी में हवा, पानी, खुराक आपके लिए बहुत ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। इसी तरह अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए किताबें भी वही अहमियत की हामिल रखती है। अगर आपके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, पानी ही मिल जाए, चने मिल जाए और खाली किताब मिल जाए, तो आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। आपकी नज़र में इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनका बुक रीडिंग की तरफ कितने कारआमद साबित होते हैं? ये मेरा ख्याल है काफ़ी, क्योंकि आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ में भी उर्दू लिटरेचर जो है उसकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लोग पढ़ रहे हैं। पुरानी बात है कि फुटपाथ से बुक हम लोग ख़रीदते थे माल रोड पे, जब स्टॉल्स लगते थे यहाँ पे। तो इस तरह से अरेंज करके जो है वो इवेंट्स नहीं होते थे जैसे अब हो रहे हैं। इसमें इंटरेस्ट बढ़ता है लोगों का और लिखने की तरफ लोगों की तवज्जो जा रही है ज़्यादा। पाकिस्तान जो है वो हर सूबे की उसकी अपनी सकाफत है, अलग रंग है, अलग पहचान है। लेकिन अगर इस सकाफत को, इन रंगों को हमने पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाना है या फ़रोग़ देना है, तो उसके लिए हमें क्या इकदाम करने होंगे? इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे पास एक वेल्थी कल्चर है। हम तो भी इस चीज़ पे नहीं आ पा रहे कि हमारे पास कल्चर है, हम उसको अडॉप्ट करें। तो जहाँ तक प्रमोट करने की बात आती है तो फिर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं। आप सेमिनार्स करवा सकते हैं, आप कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, आप डिफरेंट लाइक जिस तरह की एक इवेंट चल रहा है, इस किस्म के मल्टीपल इवेंट्स होने चाहिए। मेरे ख्याल में साल में 1 या 2 इस किस्म के इवेंट्स होते हैं। अच्छा मैम, इस वक्त हम LLF में मौजूद हैं और लिटरेचर की बात हो रही है, इल्म की बात हो रही है, और इस तरह के फेस्टिवल्स जो हैं वो इल्म को उजागर करते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल करते हैं। लाहौर के शहरियों को, ख़ास तौर पे नौजवानों को पता होता है कि हमारी कितनी कदीम सकाफत है और इसके बारे में क्या क्या कहा जा सकता है और क्या क्या लिखा जा सकता है। मैम, अगर उसे देखें तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है वो कहाँ पर स्टैंड करता है? मैं तो समझती हूँ दूसरे नंबर पे होगा, अगर पहले पे नहीं। EU को मैं पहले नंबर पे रख दूंगी, फिर हम लोग हैं। क्या डिग्री ले लेने से इल्म मुकम्मल हो जाता है? ओह नो, लाइफ से आप यू गेट एजुकेटेड फ्रॉम लाइफ। लाहौर में है और रावी की बात ना हो तो ये मुनासिब नहीं लगेगा। तो रावी को बचाना कितना ज़रूरी है इस वक्त? रावी बचाना बहुत बहुत अहम चीज़ है और मुश्किल भी नहीं है, बचा सकते हैं। अगर ये हम रियल एस्टेट माफिया को भगा देते हैं फिर हम रावी को बचा सकते हैं। थैंक यू। मैं विज़िट कर रही थी और मेरी नज़र आपके स्टॉल पे पड़ी, जो बड़ा कलरफुल है और अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। तो मुझे अपने स्टॉल के बारे में बताएं, क्या थीम है बेसिकली इसका? बेसिकली हम लोग सिनेमा इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। सिनेमा इंडस्ट्री उस टाइम पे पाकिस्तान के स्ट्रगल मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि हम लोगों ने मोस्टली जो पाकिस्तान की बिल्डिंग्स है वो इन्हीं सिनेमा इंडस्ट्री के थ्रू जो है उनके फिल्म्स पे टैक्स लगा के जो है पैसा इनकम अर्निंग किया मुल्क के लिए। ठीक है। आज के इवेंट के लिहाज से ये हम लोगों ने कुछ प्लेबैक सिंगर्स रखे हुए हैं और उनके गाने हैं मौजूद यहाँ पे। आप उनको मैच करके एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके पीछे एक स्क्रीन है जो हम ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट नैरेटिव के थ्रू इंटरव्यू कलेक्ट करते हैं, उसी को यूज़ करके हम लोगों ने 3 फेमस लोगों के जो है वो इंटरव्यूज रखे हुए हैं। लिटरेचर और मौसीकी का बिल्कुल आपस में क्या जोड़ है, तो क्या कहेंगे? आपको जो सिंगर्स हैं वो या तो फिल्मी जो अफसाना निगार हैं वो इंस्पिरेशन हासिल करते थे थ्रू फ्रॉम स्टोरीज। अगर आप फिल्म्स भी बनाते हैं तो राइटर सॉन्ग्स वगैरह सब कुछ एक कनेक्टिव वे में जो है वो सब कुछ चल रहा होता है। सर, मुझे आपकी ड्रेसिंग ने अट्रैक्ट किया है और इसी वजह से मैं आपके पास आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है लिटरेचर की, सकाफत की। तो मुझे आप बताएं कि आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं जो हूँ, मैं क्लासिकी कथक रक्स के ज़रिए इंसानी हकूक़ पे काम करता हूँ। और जो मैंने ऊपर टोपी पहनी है, गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत है, ये सिंध की सकाफत है, अजरक से बनी हुई ये वास्कट है, सदरी है। और यहाँ पे लिखा है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई साहब का, साइम सदाइन करी मथे सिंध सुकार के, और ए मेरे खुदा हमेशा मेरे सिंध को सुखी रखना। नीचे जो कमीज़ है ये पठान अफ़गानों की है और उसके नीचे जो बलोच शलवार है। तो ये सारे जो हमारे पाकिस्तान के जितने भी इलाके हैं और जितने भी लोग हैं जो कि पिसे हुए हैं, जिनको अपने हुकूक नहीं मिलते, मैं उनकी नुमाइंदगी करता हूँ। और क्लासिकी कथक के ज़रिए यहाँ पे लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल है और यहाँ पे अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में मैंने रात को कवाली पे रक्स किया और धमाल भी किया। तो मैं ख़ुद क्लासिकी रक्स के ज़रिए लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब तक हम नाइंसाफ़ी और नाबराबरी के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं उससे माशरे में कितना बदलाव जो है वो आता है? चूँकि एक तो बात होती है फ़नून लतीफ़ा की, शायरी की बात होती है, रक्स होता है, मौसीकी होती है और लोग मिलते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। चूँकि ये फ़नून लतीफ़ा जो है, जो ज़ेबा हुनर है, यही बुनियाद परस्ती और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ लड़ने का वाहिद हल है। आपका सेशन था लिविंग इंडस इन द एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो उसके बारे में बताएं थोड़ा। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ। बिल्कुल। 3 ਦਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਦੋ ਦਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਘਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁੱਲ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ, ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ करे। सर इस वक्त LLF पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि किस तरह का माहौल है। बड़ा अच्छा माहौल है जी। आप सुन रहे हैं कि पीछे वंजली बज रही है, पंजाब की हमारी, लाहौर की हमारी ख़ास सकाफत है। सर मुझे ये बताएं क्या जो डिग्री है वो इंसान के लिए इनफ है उसके ग्रूमिंग के लिए? डिग्री तो सिर्फ एक सिंबल है, एक निशानदेही करती है कि आपने एक सर्टन वक्त अपनी ज़िंदगी का एक मकसद के लिए गुजारा है और उसको हासिल करने की कोशिश की, मगर उसमें से जो आपने निचोड़ा है वो तो आप पर ही है ना कि आपने वाकई दिल से उस इल्म को हासिल करने की कोशिश की है। सिर्फ नंबर लेने के लिए आपने तरीके निकाले हुए हैं कि ओ मुझे पता है मेरा प्रोफेसर ये वाला सवाल पूछेगा तो मैं सिर्फ उसी की तैयारी करूँ। असल चीज़ जो अहमियत है वो यही है आपकी लर्निंग और आप इल्म किस तरह से हासिल करते हैं उसमें से। थैंक यू सो मच। शायर जो है वो बना जाता है या शायर पैदा होता है? हम तो यही सुनते आए हैं कि शायर पैदा होता है, लेकिन अब तो लोग बन भी रहे हैं। लेकिन शायर वही होता है जो पैदाइशी हो, जिसमें इम्कान हो। अब जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं है वो कैसे अच्छा सिंगर बन सकता है? भाई नहीं बन सकता। ठीक है, पैदाइशी शायर होने का मतलब ये नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी पैदाइशी इम्कानात के तहत शायरी करते रहेंगे। नहीं, एलियट कहता है कि 1% इम्कान होता है, 99% अपने इल्म, अपने रियाजत से शायर अपने आप को डेवलप करता है। शायरी हुनर है और ये सीखनी चाहिए। ये जो इवेंट है LLF, इसका इनकाद जो है वो कब किया गया था और इसका बेसिक मकसद क्या है? ये जी तकरीबन 10 साल पहले, बल्कि अब तो 11 साल पहले शुरू हुआ था 2013 में, और इसका मकसद यही था कि जो लिटरी एक्टिविटीज़ उनको फ़रोग़ दिया जाए, कोई एक जगह के ऊपर लोगों को इकट्ठा किया जाए ताकि तहज़ीब की बात हो, आर्ट की बात हो और कल्चर की बात हो। ठीक है, तो सर इसका जो बेसिक मकसद था, क्या आपको लगता है 10 सालों बाद ये पूरा होता नज़र आ रहा है आपको? जी जी, बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं। पूरी दुनिया के जो ये देखें कितनी एम्बेसीज़ वगैरह ने सपोर्ट किया है, तो बहुत सारे ममालिक से लोग आते हैं और पाकिस्तानियों को एक चांस मिलता है कि वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, सीखें। कितनी नॉवेल्स पे यहाँ बात होती है, यहाँ आर्ट शोज़ कोई 7-8 हो रहे हैं ताकि लोगों को इससे रूशनास कराया जाए। क्योंकि अगर कल्चर नहीं है एक मुल्क में, कल्चर का फ़रोग नहीं है, कल्चर पे बात नहीं है, तो फिर उस मुल्क का दिल नहीं धड़कता। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो यहाँ होती है। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया। तो आज हमने LLF में आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ रंग दिखाए, जहाँ पर ना सिर्फ अदब की बात की गई बल्कि मौसीकी का जिक्र हुआ, शायरी हुई और इसके साथ साथ डांस भी हुआ। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है इस बार की कि यूथ जो है वो बहुत बड़ी तादाद में निकली है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए, बात करेंगे कुछ PSL के हवाले से। तो कलंदर्स के लिए फतह का ख्वाब सराब बनने लगा है। लाहौर कलंदर्स की शिकस्त का जो सिलसिला है वो थम नहीं पा रहा है। पेशावर ज़ल्मी ने कल सनसनीखेज मुकाबले के बाद हरा दिया लाहौर कलंदर्स को 211 रन के हदफ के ताकुब में 205 रन बनाए। और इसके अलावा सीजन 9 की पहली सेंचुरी जो है उन्होंने रॉसी ने बनाई, और जबकि 6 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 105 रन की मजामती इनिंग्स खेली जो रायगा चली गई। इसके अलावा शायूब के जो 29 और एहसन हफीज के 20 रन के अलावा किसी ने काबिल जिक्र स्कोर नहीं किया। ज़ल्मी के जो नवीन उल हक हैं उन्होंने 2 और सलमान अरशाद ने एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। बिल्कुल जी, इससे पहले ज़ल्मी ने कलंदर्स के बॉलर्स की एक नहीं चलने दी, लेकिन कलंदर्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। हमें 10 से ज़्यादा की औसत के साथ फिर बनाना, रन चेज करना, इट वॉज अ गुड टास्क, लेकिन नहीं हो सका। 211 रन का मजमुआ बहुत बड़ा मजमुआ था और ऑब्वियसली कलंदर्स के लिए फिर सूरत हाल मुश्किल होती चली। शाहीन शाह अफरीदी 2 टाइम विनिंग कैप्टन कहते हैं, दोबारा HBL PSL के चैंपियन, 2 बार के चैंपियन है और मिडिल ऑर्डर अच्छा खेल रहा है। मसला ओपनिंग में आ रहा है। दूसरी जानिब हारिस रऊफ की सूरत में एक बुरी खबर उनको मिली, इससे पहले राशिद उनके साथ नहीं थे। लगता है कि सितारे गर्दिश में इस दफा जो लाहौर की टीम है। दूसरी जानिब जो मुल्तान सुल्तान्स हैं जी, उन्होंने अपने होम ग्राउंड पर कर आखिरी फतह समेट ली। एक अच्छा मैच था, मुझे लगा क्वेटा ने प्लेट में रख के दे दिया, मैच अच्छा
अच्छा खासा बना बनाया मैच था, जो फिर टेल एंडर्स ने और मोहम्मद आमिर ने अपने स्टाइल के चक्कर में पूरा मैच दे दिया। और इस तरह खैर जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैं उनकी पोजीशन, मुल्तान की पोजीशन क्वेटा ग्लैडिएटर्स की निस्बत थोड़ी सी बेहतर हो गई है, मुस्तहकम हो गई है, काफ़ी चांसेस है कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे आगे। 181 रन का ताकुब करते हुए 13 रन से शिकस्त हुई मजबूरी तौर पर ग्लैडिएटर्स को। सरफराज अहमद साहब को कल गेंद भी लगी, इसके अलावा रिजवान भी कल विकेट कीपर्स के लिए थोड़ा सा बैड डे था, वो भी थोड़े अनफिट हुए। दूसरी जानिब जल्बी जो कि बाबर आजम बॉबी की क़यादत में खेल रही है, द किंग, उनके ऊपर बहुत से लोगों की नजरें हैं। शादाब खान की कप्तानी में इस्लामाबाद यूनाइटेड है, आज फतह की सरतोड़ कोशिश करेंगे। दोनों प्लेयर्स आपस में बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। सो देखते हैं कि आज के मैचेस में क्या होता है और ओवरऑल इस वक्त जो पीएसएल का मोमेंटम है क्या वो बनने में कामयाब हो चुका है, इसी पे हमने बात करनी है। रिशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच रिशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। लाहौर कलंदर्स लास्ट दिफाई चैंपियन, ऑब्वियसली हम उसकी बात कर रहे हैं। 5 शिकस्तें लगातार, और इतने जो कल तो बेहतर था लेकिन उससे पहले कोई मुकाबला भी नहीं कर पाई लाहौर कलंदर्स ठीक तरह से। क्या हुआ है कलंदर्स को? ये डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को जब से नेशनल T20 की कैप्टनसी मिली है, या तो साइकोलॉजिकली वो प्रेशर में आ गए हैं या कोई और प्रॉब्लम हो गई है, तो वो डेफिनेटली एक कॉम्बिनेशन भी उनका अच्छा है, टीम भी अच्छी है, स्क्वाड अच्छा है इस टूर्नामेंट के लिए, लेकिन दे आर हैविंग सीरियस प्रॉब्लम्स। इतने क्लोज गेम्स आके भी वो हार रहे हैं, और जाहिर है ये हार जो है हार जारी है, 5 मैच हार चुके हैं। तो ये शुरू के सीजन लाहौर कलंदर्स को याद आ गया जो मुसलसल 4 वो हारे थे 4 साल। तो लेट्स होप कि यहाँ से कुछ एक टर्न अराउंड हो, वरना लग नहीं रहा है कि क्वालिफाई करेंगे। लग नहीं रहा है, और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। आई मीन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीम्स इस पीएसएल की भी, और इस दफा आपको लगता है क्वालिफाई नहीं करनी जा रही, ये तो, लेकिन ये महज क्वालिफाई ना करना तो इट्स ओके, मतलब जाहिर बात है 6 टीमें खेल रही हैं तो उनमें से 2 ही आगे फाइनल में जाएंगी, लेकिन ये इतनी बुरी क्रिकेट क्यों हो रही है? आई मीन मुसलसल नाकामी का सामना क्यों है? लगता है कहीं ना कहीं फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कल भी बहुत अच्छा मैच को बिल्ड किया, अच्छी पार्टनरशिप भी लग गई, एक 100 भी लग गया, लेकिन उसके बावजूद भी फतह में तब्दील नहीं हो पाया कल का मैच। तो लगता है फिनिश करने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा लगता है। जी आपकी बात सही है, और फेंडर ड्यूसन ने इतनी अमेजिंग इनिंग खेली, वाकई इट वाज द इनिंग ऑफ द पीएसएल डेफिनेटली लास्ट नाइट, और बिल्कुल लग रहा था कि इतना करीब आ गया और अब तो जीत जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल है वो कोई जिंक्स जो है वो इस साल भी लाहौर कलंदर्स के लिए जारी है। लेकिन ये आप सही कह रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी भी कसर लग रही है। आई थिंक अगर एक विक्ट्री होगी तो उसके बाद वो चीज इनको प्रोपेल करेगी आगे जाने के लिए। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि राशिद खान का ना होना और अभी रिसेंटली फिर हारिस रऊफ का जाना बहुत बड़े सेट, इनके पास अब्दुल्ला शफीक भी इनके रैंक्स में है, फखर जमान भी है, तो ये बैटिंग को और अगर तगड़ा करें। आप देखिए कि कल पेशावर जर्मनी का आई थिंक 170 पे सिर्फ एक ही आउट था जी। बॉलिंग कॉम्बिनेशन फिर भी अच्छा है, शाहीन है, जमान है, कल इन्होंने इमरान जूनियर को भी चांस दिया था, लेकिन ये कि अर्ली विकेट्स नहीं रह पा रहे हैं, जिसपे दूसरी टीम्स बड़े बड़े स्कोर कर रही है, फिर ये अंडर प्रेशर आ जाते हैं। तो डेफिनेटली कप्तानी की फिर थोड़ी सबकत भी तो कल साबित हुई ना कि हु इज द बेटर कैप्टन समहाउ। अच्छा ये भी है। दूसरी जानिब हारिस का आपने जिक्र किया, हमारा स्टार प्लेयर है, बहुत जबरदस्त बॉलर है, बहुत टैलेंटेड है और बहुत अच्छी जगहों पे, खासतौर पे डेथ ओवर्स के अंदर हारिस का कोई सानी नहीं है जैसी बॉलिंग वो करते हैं, लेकिन बैड डेज चल रहे हैं। पहले उनके कॉन्ट्रैक्ट का मसला हुआ, ऑस्ट्रेलिया खेलने नहीं गए, फिर न्यूजीलैंड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, अब अनफिट हो गए, सीजन से ही बाहर हो गए। सो क्या चल रहा है हारिस के साथ? जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि इट कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इन द सेंस के आप देखिए वर्ल्ड कप में उन्होंने इतने रन्स दिए और उनको काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, बहुत ज्यादा उन्होंने रन्स दिए और लूज बॉलिंग की। उसके अलावा फिर ऑस्ट्रेलिया जब वो नहीं गए तो जाहिर है पब्लिक का ओपिनियन ये था कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, और क्यों उन्होंने डिक्लाइन किया, वो एक कंट्रोवर्सी रही डेफिनेटली। तो अब जून में जो T20 का वर्ल्ड कप है, यहाँ से तो बाहर हो गए, लेकिन एक उनको यानी जिसे कहना चाहिए कि रीथिंक करने का, एक दोबारा अपने आप को रीअसेस करने का टाइम अगर मिले और वो रिकवर होने के बाद मेरे ख्याल है कोई एक सॉलिड कोचिंग करे, सॉलिड प्रैक्टिस करें अपनी बॉलिंग पे, उनको वैसे भी बेहतर तौर पे इस्तेमाल करें कैप्टन डेथ ओवर्स में, तो मेरे ख्याल है वो उनके लिए बेहतर होगा। ये डेफिनेटली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनका नहीं रहा, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना होना शायद उनको सूट करता है कि शायद वो ज्यादा लीग में जा सके बाहर खेलने के लिए।
ये भी एक चीज है, लेकिन बहरहाल यू आर राइट अबाउट दैट कि सेटबैक तो है, लेट्स होप ही रिकवर्स डेफिनेटली। ठीक हो गया, मे ही गेट वेल सून, रिकवर कर जाएं। ऑब्वियसली हमारे स्टार बॉलर हैं, हम तो एक्सपेक्ट यही करेंगे कि दोबारा से फॉर्म में वापस आए। कप्तान के हवाले से बात हो रही थी, कोयटा ग्लैडिएटर्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है जब से कैप्टनसी बदली है। इस सीजन में तो कमाल ही कर दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, रिशाद साहब। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कैरियर तो साफ फर्क नजर आ रहा है कि रूसो ने किस तरह से टीम को रीमोटिवेट किया है और बहुत ही खुद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इतनी बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं और जो उनके मूव्स हैं फील्ड में वो बड़े पॉजिटिव हैं, सारे वक्त वो एग्रेसिव मोड में रहते हैं, विच इज ग्रेट टू सी। सरफराज का मेरे ख्याल में ये सरफराज अहमद अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छे विकेट कीपर है, कैप्टनसी भी उनकी अच्छी रही है, लेकिन मेरे ख्याल में वो आखिरी 2 सालों में टीम को इस तरह से मोटिवेट नहीं कर पाए। ये बात बिटवीन द लाइंस विव रिचर्ड्स वगैरह ने भी कही। और आपको ये भी लगा है कि सरफराज का आखिरी सीजन है ये पीएसएल का? डू यू फील दैट? नहीं, मेरे ख्याल में कंटिन्यू करेंगे वो। हो सकता है कि इंटरनेशनली उनका एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं अब टैग एंड आ गया हो करियर में, पीएसएल में वो कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो नदीम उमर साहब जो इसके ओनर हैं वो शुरू से कहते रहे कि ही इज अ कैप्टन फॉर लाइफ। चले, आखिरी सवाल मेरा बाबर आजम किंग के हवाले से है। माशाल्लाह ही स्टिल परफॉर्मिंग अपनी टीम के लिए और सारी टीम का बोझ उठा रहे हैं। अब तो चलें कुछ उनकी जो कोशिश है वो फतह में भी कन्वर्ट हुई है। आप कैसे देख रहे हैं बाबर आजम को? जी हाँ, बिल्कुल बहुत खुशाइन चीज है और बाबर बहुत अच्छा भी खेल रहे हैं और उसके अलावा एक रिलैक्स भी नजर आ रहे हैं कि बहुत कम हमने उनको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टूर पे हंसते हुए देखा। जो एक बड़ा एक लम्हा फिक्रिया था, उनका फॉर्म भी वहां पे स्केची सा था, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं और एज कैप्टन भी जाहिर है उनको एक दोबारा से कमांड मिली है एक अच्छी टीम की, तो आई थिंक ही इज डूइंग वेरी वेल, इट इज गुड टू सी डेफिनेटली। ठीक है रिशाद साहब, थैंक यू वेरी मच एंड यू आल्सो गेट वेल सून, बिकॉज आप भी कुछ सेहत के लिए चैलेंजेस का शिकार थे, फ्लू नज़ला जुकाम से गुजर हैं। तो जनाब इस तरह का सिलसिला है, सीजन गोइंग ऑन पीएसएल, और उसमें क्या सूरत हाल है हम आपको आगाह कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। अब बात करते हैं हमारे बहुत प्यारे शहर कराची की। यहाँ पे बदलते मौसम का असर होता है, हवाओं का रुख चूंकि तब्दील होता है, मौसमियाती तब्दीली आती है, तो माहौलियाती आलूदगी चूंकि इतनी ज़्यादा है तो नए से नए वायरस और मसाइल जन्म लेते रहते हैं। ये कोई खुशाइन बात तो नहीं है, लेकिन चूंकि एक हकीकत है तो इस पर बात करना ज़रूरी है। और ये अब जिस वायरस की हम बात कर रहे हैं एक नया वायरस है, इसकी वजह से शहरी नज़ला ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट कंजेशन, इन्फेक्शन, इस तरह के केसेस में मुब्तला हो रहे हैं, इनमें इजाफा हो रहा है। योमिया 1000 से ज़ायद मरीज़ इन अलामात के साथ मुख्तलिफ सिविल हॉस्पिटल्स जा रहे हैं। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जब मरीज़ का ब्लड प्रेशर टेस्ट करते हैं तो वो नॉर्मल आता है। एडिनो वायरस इसका नाम है और ये बड़ा तेज़ी से फैल रहा है। ये क्यों फैल रहा है, इसका क्या असर है सेहत के ऊपर, क्या ये बहुत खतरनाक है, इसी पे हमने बात करी। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद है, माहिर वबाई अमराज है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो इस वायरस के हवाले से बताइएगा, ये है क्या, किस तरह से फैलता है, क्या ये खतरनाक है, और केसेस के हवाले से बताइएगा, क्या इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं इस वायरस के? अस्सलामुअलैकुम जी, बुलाने का शुक्रिया। आपने बहुत सारे सवाल पूछे। तो ये वायरस जो है ये एक वायरस है अगेन जो कि उन वायरसों में शामिल है जो कि नज़ला खांसी जुकाम पैदा करते हैं। अब ये जो अलामात होते हैं नज़ला खांसी जुकाम, ये बहुत सारे वायरसेस करते हैं। एडनो वायरस जो है ये इसमें से एक है। अलबत्ता दूसरे वायरस के बरक्स इतनी तेजी से नहीं फैलता जितना जैसे कोविड था या दूसरे वायरसेस है। खतरनाक के पॉइंट से खतरनाक के पॉइंट से वो इतना खतरनाक नहीं है। अलबत्ता जो बहुत कम उम्र लोग होते हैं या जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है उनके लिए थोड़ा सा खतरनाक। अब तो प्रैक्टिस ऐसी होगी डॉक्टर साहब, जिस दिन हम अपने रनडाउन में आपका नाम देखते हैं हम कहते हैं कोई नया वायरस आ गया। आज डॉक्टर फैसल से बात करनी है कराची में, और हमारे अनफॉर्चुनेटली वायरसेस इस तरह से आते हैं। तो बेसिकली एडनो वायरस आपने इसका नाम लिया, मुझे करेक्ट भी किया आपने। ये जो कोविड की सीरीज है उसका हिस्सा है, उससे अलग है कुछ, उससे हटके? ये से अलग है, मगर ये है बहुत पुराना वायरस। ये इसके बारे में हम काफी अर्से जानते हैं। ये अमूमन हम चेक नहीं करते या टेस्ट नहीं करते, और टेस्ट ना करने की बुनियादी वजह ये कि इसका कोई इलाज नहीं है, जिसम खुद ही उसको कंट्रोल कर लेता है। जो नज़ला खांसी वाले वायरस उसमें सिर्फ 2 ही हैं जिनके लिए हमारे पास इलाज है या ट्रीटमेंट है। वो है कोविड वाला वायरस और इन्फ्लुएंजा वाला वायरस। दोनों के लिए दवाइयां हैं जो अगर हमने जल्दी शुरू कर दी तो वो सिम्टम्स बेहतर कर देती हैं। बाकी जो है वो जिसम वैसे खुद ही कंट्रोल करेगा। जैसे आप पहले फ्लू शॉट्स के हवाले से भी कहते हैं कि लोगों को लगवा लेने चाहिए, जो एज है ओल्डर एज के लोग हैं, क्या आप इस वायरस के लिए भी रिकमेंड करेंगे?
नहीं, तो इस वायरस का एक्चुअली वैक्सीन नहीं है। कुछ मतलब एक वैक्सीन है, मगर वो बहुत ही महदूद इस्तेमाल होता है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल नहीं होता वो, तो इसका कोई वैक्सीन नहीं है। इसकी बचाव वही है जो कि आई एम श्योर हम सबको ही पता है। अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप मास्क पहने, हाथ साफ रखें, मुंह कवर करें जब खांस रहे हो। ठीक है, बच्चों के लिए ज्यादा वल्नरेबल है और बच्चों के लिए कोई खास एहतियात, जो आखिरी सवाल है मेरा, इसमें आप बता पाए हमें? बच्चों के लिए खास वनरेबल तो नहीं है, बहुत छोटे बच्चे वनरेबल हो सकते हैं, मगर और कोई खास एहतियात नहीं। मगर एक चीज याद रखें कि वी डोंट नो कि एडनो वायरस कितना फैल रहा है यहाँ पे। अगेन ये वायरस चेक नहीं होता। अलबत्ता कोविड ऑब्वियसली थोड़ा सा दबाव से बढ़ना शुरू हो गया है, तो किसी को नजला खांसी है तो करना वही है आपको, जस्ट अवॉइड पीपल, मास्क पहने, हाथ साफ रखें, एंड ये सारे जो लंबी लिस्ट है ना उससे बचे रहें। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद थे। वायरस के हवाले से हम बात कर रहे थे, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट दिखाकर आपसे इजाजत चाहें, मारूफ गुलकार शफकत अमानत अली साहब, जिनका ताल्लुक पटियाला घराने से है, आज उनकी 59वीं सालगिरह है, उनको विश करना बहुत जरूरी है। पटियाला घराने के मारूफ गुलकार पाकिस्तान समेत दुनिया भर में परफॉर्म कर चुके हैं। आज ही के दिन 1965 को पैदा हुए। हमारी बहुत सारी नेक तमन्नाएं और बेस्ट विशेष शफकत अमानत अली खान साहब के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, लेकिन जाते जाते हम आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट देसी फूड, जिसमें घर से बाहर घर का खाना कहाँ मिलता है आपको दिखा रहे हैं, और हम आपसे इजाजत लेंगे और कल मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेसो के फूड सेगमेंट के साथ मैं हूं सोहेब खान। घर का खाना किसे नहीं पसंद, और वही घर का खाना अगर आपको बाहर मिल जाए तो क्या ही बात है। इसलिए आज हम आए हैं, ये घर का है। ये घर का है, बेसिकली घर के खाने बनाते हैं। क्या वाकई इनका टेस्ट घर जैसा है या नहीं, ये तो खा के ही पता चलेगा। तो चले मेरे साथ। जी, तो हमारे साथ सेम कस्टमर मौजूद है जिन्होंने अभी खाना ट्राई किया है, और उनसे पूछने को खाना कैसा लगा। खाना बहुत अच्छा था। ये हम लोग का एक्चुअली 3rd विजिट है। अच्छा। और इस खाने की जो सबसे अच्छी बात लगी हमें कि ऑयल बहुत मुनासिब होता है, और जो इसमें जो हलवा है उसमें जो चीनी है, शुगर है, वो बहुत मुनासिब है। आप हमें बताएं, आपने ट्राई क्या किया, सबसे पहले बताएं। हमने नाश्ता ट्राई किया जिसमें हलवा पूरी है, और इसके अलावा हरीसा ट्राई किया है, नान ट्राई किए हैं। तो ये बहुत औसम है, ज़बरदस्त है। खाना यहाँ का बहुत अच्छा है, अप टू द मार्क है। और यहाँ के लिए तो हम जल्दी उठना भी बुरा नहीं समझते, जल्दी जल्दी उठ जाते हैं कि यहाँ जल्दी आएँ और जल्दी हमें सीट मिले और हम नाश्ता करें। अच्छा, आपको पता आपने यहाँ पे ट्राई क्या किया है? हरीसा। अच्छा। और हलवा पूरी इनकी बहुत अच्छी है, चाय भी इनकी बहुत अच्छी है। तो आपको टेस्ट कैसा लगा यहाँ का? बहुत अच्छा है टेस्ट, ज़्यादा भी खा लो तो आपको भरा हुआ पेट फील नहीं होता है। अच्छा। हल्का हल्का ही रहता है। अच्छा, आप एज अ फीमेल है तो आपको घर के खाने बनाने आते हैं, तो आप हमें बताएं क्या वाकई ये घर वाला टेस्ट है या नहीं? डेफिनेटली ये है। मैं पहली दफ़ा ही आई हूँ यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, तो मैंने अभी पहली दफ़ा यहाँ पे हरीसा ट्राई किया है। मैंने हरीसा कभी भी नहीं खाया था ना, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, और लाइट था बहुत ज़्यादा, मतलब कि, और हलवा पूरी भी बहुत अच्छी थी। खाना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पहले जब इनका DHA में जो ब्रांच थी हम वहाँ भी बहुत बार जाते थे। अब इन्होंने मॉडल टाउन में ओपन किया है, तो हम इधर मॉडल टाउन में फर्स्ट टाइम आए, लेकिन वही सेम टेस्ट है, वही क्वालिटी है, वही इनकी सर्विस है, बहुत अच्छी। मैं तो हम हमेशा फैमिली के साथ जाते हैं, DHA भी, और अब मॉडल टाउन आए हैं। जी, तो हमारे साथ सब मौजूद है, ये घर का है कि ओनर मैम आयशा, और इनसे बात करते हैं। हमारे इंग्रेडिएंट्स है ना कमर्शियल वाले नहीं है। अच्छा। जो एक आम घर की खातून खाना बनाती है ना, नमक मिर्च है, हल्दी, दैट्स इट। कोई हम लोग एक्स्ट्रा दाएं बाएं से चीज़ें लेके ना मुझे बनाना आता है ना मैं बनाती हूँ। सो ये वही टेस्ट है जो कि एक आपको लगेगा कि जी घर में आपकी माँ बहन जो भी बनाते हैं वही चीज़ हम लोग के इधर करते हैं। जी, तो खाना आ चुका है, गर्मा गर्म पूरियाँ, साथ चने, हलवा और हरीसा, बहुत मज़ेदार लग रहा है। मैं ट्राई करने लगा हूँ, चलें। ओए होए होए,
गया। गर्मा गर्म पूरी, देसी घी में हलवा, वाह मज़ा आ गया। नॉर्मल पूरी जो होती हैं वो बहुत हैवी होती हैं, बहुत लाइट वेट है। अभी मैं साथ में चने ट्राई करने लगा हूँ। चने भी बहुत मज़ेदार, कम स्पाइसी और बहुत ग्रेट कॉम्बिनेशन है। इसके साथ आलू की भुजिया भी है, वो भी मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन चने बहुत मज़ेदार हैं। नॉर्मली चने जो होते हैं काफ़ी स्पाइसी होते हैं और पानी वाले होते हैं, लेकिन ये ठीक है। अभी मैं आलू की भुजिया ट्राई करने लगा हूँ। आलू की भुजिया भी बहुत कमाल है यार, काफ़ी अचारी टाइप आलू की भुजिया लग रही है। ये भी कम स्पाइसी है, मतलब अगर आप चने, भुजिया और हलवा आप एट अ टाइम खा सकते हैं। इसमें कोई स्पाइसेस भी नहीं है, इतना ना स्पाइसी है। भाई मुझे तो बहुत पसंद है और वाकई घर का लग रहा है ये। जी तो मैंने ये ट्राई कर लिया, अब मैं हरीसा ट्राई करने लगा हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसा लगा मुझे। कबाब के साथ और साथ में गर्मा गर्म कुलचा, वाह क्या बात है, वाकई घर का है। ये तो खाना हमने ट्राई कर लिया और आपको पता है अब रिव्यू की बारी है। तो रिव्यू में सबसे पहले बात होती है टेस्ट की। तो टेस्ट में आई गिव 9 आउट ऑफ 10। अगर मैं एम्बियंस की बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त एम्बियंस है, काफ़ी फैमिली माहौल है, तो एम्बियंस में मैं फॉर श्योर 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। प्राइस की मैं बात करूं तो ये जो थाली है इसकी प्राइस है 520। इसमें आपको 2 पूरियाँ मिलती हैं, साथ आलू की भुजिया, चने और हलवा। और अगर हरीसा है तो हरीसा के हाफ सर्विंग आपको मिलती है 900 की, साथ में 2 कुलचे। सर्विंग 2 बंदों के लिए काफ़ी है, थाल भी 2 बंदों के लिए काफ़ी है। तो प्राइसिंग में आई गिव 8 आउट ऑफ 10। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये मॉडल टाउन डी ब्लॉक में है। सिर्फ संडे को ये सर्व करते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक। अगर आप नाश्ता खाना चाहते हैं और अच्छा घर का खाना, तो आप ज़रूर यहाँ पे आएँ, हाईली रिकमेंडेड है ये जगह। एक्सप्रेसो के अगले फूड सेगमेंट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।